enemy is on the offensive, initiative उसके पास है, advantage उसके पास है, आप नहीं रोक सकते। वो 100 हमले करेगा, आप 20-30 रोक कि कोई 3,000 ट्रिलियन डॉलर की सालाना ट्रेड है, और अगर उसमें से थोड़ा हिस्सा भी समुद्र से रोक दिया जाए तो चाइना का बेड़ा गर्क हो जाता है। सीपैक उसके लिए शहरक का दर्ज, जिस तरह हमारे लिए कश्मीर शहरक है, हमारे पानी वहां से आता है, अब वो सीपैक उसके लिए एक शहरक का रास्ता रखता है कि वो चाहता है कि जमीन के रास्ते, चाहे वो रशिया के थ्रू, सेंट्रल एशिया के थ्रू रशिया की तरफ जाए, चाहे वो अब पाकिस्तान के थ्रू जाए, और अमेरिकन डेस्परेट हैं, इंडियंस डेस्परेट हैं सीपैक को रोकने के लिए, सीधी सी बात है। और चाइना का प्लान यह है कि कोई $1 ट्रिलियन से जायद की ट्रांसपोर्ट, उनका जो सामान, उनकी जो एक्सपोर्ट्स, उनकी जो गुड्स हैं, वो पाकिस्तान के रास्ते जाएंगी। लिहाजा वो 40 से 50 अरब डॉलर अगर हमें दे रहे हैं तो वो पीनट्स भी नहीं है कि इनकी सालाना ट्रेड $1 ट्रिलियन से ज्यादा होगी कि जो पाकिस्तान से गुजरेगी। सो आप इससे अंदाजा करें स्केल का। अमेरिकन ने हर हाल में रोकना है इसको। अब यहां पर अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट, ट्रंप ने जिस तरह अमेरिका में टर्मोइल क्रिएट किया उस तरह पूरी दुनिया में भी टर्मोइल क्रिएट करेगा। लेकिन हमारे लिए ये सबसे बड़ा क्राइसिस इसलिए बन जाता है कि एक तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू पावर्स है, इंडिया और अमेरिका दोनों इकट्ठे हो गए, और फिर अब इंडिया ने हमारे दोस्तों को रीजन में आइसोलेट करना शुरू कर दिया है हमसे। आप देखेंगे सऊदी अरब के साथ वो इतना करीब हो चुके हैं कि लिटरली पाकिस्तान को डिसलोकेट कर दिया है उन्होंने। 40,000 पाकिस्तानी सिर्फ पिछले 4 महीने में सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए। पाकिस्तानी हुकूमत ने जिक्र तक नहीं किया, सऊदी अरब से पूछा तक नहीं कि 40,000 वर्कर आपने क्यों डिपोर्ट किए हैं। नतीजा यह है कि हमारी रेमिटेंसेस बिल्कुल तेजी से नीचे आ रही हैं। दूसरा, आपने यूएई को देखा, यूएई इंडिया के साथ हमारी दूसरी जो वर्कफोर्स है वो यूएई में काम करती है, और यूएई अब बिल्कुल इंडिया की गोद में बैठ गया जाके। और अगर हमारी रेमिटेंसेस खत्म हो जाएं जो सऊदी अरब से आ रही हैं और यूएई से आ रही हैं, तो आप सोचिए, और ट्रंप तो वैसे ही पाकिस्तानियों को निकालने जा रहा है कुछ अरसे में, तो फिर आपकी एक इकोनॉमी का क्या हाल होगा। नहीं तो आप जो हमारे लिए भी फिर सर्वाइवल इसमें है कि हम लोकल जनरेशन ऑफ वेल्थ करें, तो सीपैक के जरिए हो सकती है, जो कंपनसेट करें, ऑफसेट करें उसको, कि जो पैसे हमारे बंद, तो ये उनको भी पता कि वो हमें बाहर से रोक रहे हैं हमारी रेमिटेंसेस को, हमारे सारे पैसे जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, और जो लोकल वेल्थ जनरेशन की ऑल्टरनेट हमारी कैपेसिटी है उसको रोकने के लिए सीपैक को रोकना जरूरी है। सो एज यू सेड, दिस इज इकोनॉमिक वॉर पूरी। और हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी पार्लियामेंट जो कि फौजी अदालतों पे ही राजी नहीं हो रहे हैं, वो इस ग्लोबल गेम को क्या देखेंगे। नतीजा यह है कि वी आर लूजिंग दिस वॉर। हम साफ बता रहे हैं जावेद, हम इस जंग में शिकस्त खा रहे हैं। हम पर कर्जों का बोझ भी आ रहा है, हमारी रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, हम दुनिया में आइसोलेट किए चले जा रहे हैं। हमारी टोटल रिलायंस इस वक्त इस बात पे है कि चाइना सीपैक बना देगा तो हमें कुछ मिल जाएगा। बट व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग इज कि सीपैक को रोकने के लिए आलमी ताकतें इतनी एग्रेसिवली इन्वॉल्व हो गई हैं कि अब हमें हजारों नहीं शायद लाखों की कुर्बानी देनी पड़े उन हिमाकतों को कंपनसेट करने के लिए जो पिछले कई साल से हम करते आ रहे हैं। लेकिन चीन भी तो इन सारे मामलात को ज़ाहिद आमिद साहब देख रहा होगा यकीनी तौर पर बहुत करीब से, और वो इस मामले में बहुत टची भी है। फिर रशिया के अंदर अब जो एक नई एफर्ट शुरू हुई अफगानिस्तान के हवाले से, जिसमें रूस है, जिसमें चाइना है, जिसमें पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान भी होगा, इसमें भारत को भी बुलाया गया है, तो उस एफर्ट को फिर आप कैसे देखते हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं आपको कि ये चाइना इस वक्त पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों से ज्यादा कंसर्न है। उसका अपना स्टेट भी है ना, तो ये तो हम आपस में लड़े जा रहे हैं, हम मारे जाएंगे इस चक्कर में कि चाइना के लिए भी, जैसे हमने कहा कि उसकी शहरक अब यहां से गुजरेगी। सो चाइना एक्चुअली आपको ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है रीजन में, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में आपके खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हो रही है उनको ब्लॉक कर रहा है, रशिया को करीब ला रहा है, आपके ईरान को थ्रेट कर रहा है कि यार आप भी शामिल हो जाएं इसमें आके। अफगानिस्तान पे जो प्रेशर अगर कोई है तो चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से आ रहा है। रशिया रिप्लेस कर रहा है अमेरिकन को अफगानिस्तान में, रशिया दोबारा इंगेज हो चुका है, अफगान तालिबान से भी इंगेज है, काबुल हुकूमत से भी इंगेज है। सो ये हमें सूट कर रही हैं बातें। जो हमारी इस वक्त डिप्लोमेसी चल भी रही है तो ज्यादा मिलिट्री लेवल पर है। आर्मी आपने देखा है कि रूस के साथ ज्यादा इंगेज कर रही है। अभी टर्की की फौजी मशकें भी हुई, पूरी दुनिया से फौजी मशकें नेवी की भी हो रही हैं, चाइना के साथ फौजी ताल्लुकात, हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमारी ज्यादा डिप्लोमेसी में इंगेज्ड हैं इस वक्त, मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसको आप कहेंगे। लेकिन जहां तक पॉलिटिशियंस का ताल्लुक है, जहां तक हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है कि दे डोंट नो जैक जिसे कहते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम अस्तगफिरुल्लाह कि ये इस वक्त हो क्या रहा है रीजन में। आप किसी पॉलिटिशियन को, किसी पार्लियामेंटेरियन को उठा के मैं चैलेंज करता हूं, पूछ लें कि 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, असिमेट्रिक, डिसेंट्रलाइज, अर्बन वॉर, इंसर्जेंसीज, इनके बारे में जरा हमें कुछ बता दें। अस्तगफिरुल्लाह, यू विल बी शॉक्ड। इनको अलिफ बे नहीं पता, ये पॉलिसीज क्या खाक बनाएंगे। इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि सीपैक यहां से गुजर रही है, इसमें कितनी ट्रेड होगी जो चाइना करेगा यहां से, और पाकिस्तान में कितने इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, और कितनी वर्कफोर्स चाइना की पाकिस्तान में आके आबाद होगी, और कितने चाइनीज टाउन आबाद होंगे पाकिस्तान में। किसी को अलिफ बे नहीं पता, एहसन इकबाल साहब को भी नहीं पता। ये
पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का जो मामला है, पाकिस्तानी हुकूमत तो कहती है कि हमने इसको अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है, मलिहा लोदी ने एक डोजियर दिया है, लेकिन कुलभूषण यादव वाला मामला हमें लग रहा है ज़ाहिद हामिद साहब के उस तरह से हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सके जो हमारे हाथ सबूत आया था, जैसे करना चाहिए था, जैसे उसका हक था। देखिए, अगरतला साजिश पकड़ी गई थी 67 में, पूरा मुजीबुर रहमान शेख मुझे अपने खुददारों के साथ पकड़ा गया, मुकदमा चलने लगा उसके ऊपर। उसके बाद उस मुकदमे को सियासी जमातों ने फौज के खिलाफ एक तहरीक चला के खत्म करवा दिया। सजा क्या मिली? ईस्ट पाकिस्तान टूटा। अगर 67 में आप मुजीबुर रहमान को फांसी चढ़ा देते तो क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेता? क्या इंडिया के जो सारे एसेट्स थे आप तबाह कर देते ना? इसी तरह आपने जरदारी मेमो पकड़ा, हुसैन हक्कानी वाला केस पकड़ा, और वो ऐसा ओपन केस था कि उसके ऊपर हक्कानी और जरदारी लटक जाते थे बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, आर्मी और आईएसआई ने लिख के दिया कि ये गद्दारी पकड़ी गई है इनकी। इफ्तिखार चौधरी ने मामले को ऐसा दबाया कि आज पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं करता। फिर आपने पनामा का केस पकड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला करेगी अल्लाह बेहतर जानती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है, दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ये अल्फाज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर आपको और क्या चाहिए कि आप ये फैसला करें कि ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, अब प्राइम मिनिस्टर रह सकता है या नहीं रह सकता? इसमें कोई ओपन एंड शट केस हो चुका है, फिर क्यों डिले कर रहे हैं? इसी तरह आपके डॉक्टर उजैर का केस है, बल्दिया फैक्ट्री का केस है, अयान का केस है। इसमें कौन सा केस है जो नेशनल सिक्योरिटी का पाकिस्तान में जो डिसाइड किया गया है? कुलभूषण का भी यही मामला है। और होता यही है कि जब आप इस लेवल के, बंबई में एक वाकया हुआ था और आज तक 2008 के बाद से इंडिया आपको रुस्वा कर रहा है पूरी दुनिया में, उन्होंने भूला नहीं है इस बात को। आपने वो समझौता एक्सप्रेस वाला वाकया कभी नहीं उठाया, कर्नल पुरोहित को रहा कर दिया उन्होंने। नहीं, अकल जब खिलाफत टूटी ना तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि औरों की यारी भी देख, अपनों की सादगी भी देख। मसला यह कि हमारे यहां औरों की यारी भी है और अपनों की गद्दारी भी है। कश्मीर का मामला इस वक्त कहां पे खड़ा है नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, जो उसने जुल्म बर्बरियत वहां पे की? देखिए, कश्मीरी हर कुछ अरसे के बाद नौजवान तो 1988 से कश्मीरी इंतफादा चल रहा है। अफगान जहाद खत्म हुआ था, उसी वक्त फलस्तीनी इंतफादा शुरू हुआ था, उस वक्त कश्मीरी इंतफादा, और वो चलता रहेगा। ये जनरेशन आती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान से कोई सपोर्ट मिल रही है उनको? नहीं, ना हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट। जब कश्मीर कमेटी का सरबराही फजलुर रहमान है, तो आप क्या तवक्को करते हैं? अभी इन्होंने जो भेजे पूरी दुनिया में सर्कस, एक मजाक बनाया इन्होंने कि कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए। क्या करके आए वो? इनको तो गिलानी और यासीन मलिक का फर्क नहीं मालूम था जो लोग गए बात करने के लिए। अलमिया यही है कि होना तो यही चाहिए था कि हम खालिस्तान मूवमेंट को ट्रिगर करते, हम नक्सलाइट और माओइस्ट को सपोर्ट करते, हम 7 सिस्टर स्टेट्स को करते, हम कश्मीरियों को करते। इंडिया पर प्रेशर आता। इंडिया पर क्या दबाव डाला हुआ है अभी हमने? ना कोई इकोनॉमिक दबाव है। यू एनिमी इज ऑन दी ऑफेंसिव, इनिशिएटिव उसके पास है, एडवांटेज उसके पास है, आप नहीं रोक सकते। वो 100 हमले करेगा, आप 20-30 रोक लेंगे, 70 गुजर जाएंगे, क्योंकि आप बैठ के मार खा रहे हैं। आप बैठ जाए एक जगह पे, दुश्मन आपको मुक्के मारे, आप 1-2 रोक लेंगे, 10 लगेंगे आपको, बिकॉज यू आर नॉट हिटिंग बैक। वेयर वुड यू हिट? You have to hit in Khalistan. You have to hit in Kashmir. You have to hit in Maoist area, Naxalites. You have to hit in Afghanistan. अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज किए गए, बफर जोन बनाए बगैर वहां पर, क्योंकि वो अंदर आके मार रहे हैं आपको अंदर जाके मारना है, सिंपल एज दैट। और जिसको ये समझ में नहीं आती उसको क़यादत और इख्तियार और इक़्तिदार का कोई हक नहीं है। ये मुसलमानों को लॉन्ग टर्म में सूट करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा हाथी जो चढ़ा हुआ था मुस्लिम दुनिया की तबाही मचा रहा था, अब उस हाथी के घर में आग लग गई है। एंड इन द लॉन्ग टर्म दिस विल सूट अस। अमेरिका डिसइंटीग्रेट होने की तरफ जा रहा है, जो ये डेमोक्रेसी एक फैशिज्म में कन्वर्ट हो गई है। ये इनटॉलरेंट फैशिस्ट रियासत बन गई है अमेरिका। और जितने मुसल्ला वो लोग हैं, हमारे ट्राइबल एरिया में इतने मुसल्ला नहीं है जितने अमेरिकन कौम मुसल्ला है। वो लोग तो राइट टू बेयर आर्म्स, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर आदमी हथियार ले सकता। और 24 करोड़ अमेरिकन है तो वहां 80 करोड़ वेपन्स हैं, 80 करोड़ राइफलें हैं वहां पे। तो वो तो सख्त मुकाबला करेंगे। यानी वो तो उनको एक गन लॉबी और एंटी गन लॉबी और ब्लैक्स एंड लैटिनोज एंड मुस्लिम्स एंड वाइट सुप्रीमिस्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होने जा रहा है अमेरिका में, वो ये अल्लाह की तरफ से कि हर रियासत जो आपे से बाहर हो जाती है, जिसको इंपीरियल ओवरस्ट्रेच कहते हैं, जब एक रियासत फैलती जाती है, जब एक सूरज नहीं डूबता उसके ऊपर, तो एक वक्त आता है कि उसके बाद वो सुकड़ना और सिमटना शुरू करती है, जैसे ब्रिटिश एम्पायर के साथ हुआ, आखिर में सिर्फ जजीरा रह गया। अमेरिकन दुनिया में तबाही जरूर मचाएंगे, शॉर्ट टर्म में हमें बहुत नुकसान देंगे, ये बहुत ज्यादा नुकसान देंगे। जैसे हमने अर्ज किया ना कि ये इंडिया के साथ मिलकर फोकस इस वक्त इनका एंटी चाइना और एंटी पाकिस्तान है, और ये दोनों एक्सेस पे हमें बहुत चोट आएगी, क्योंकि हमारे पास रिस्पांस नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारी फौजी क़यादत रिएक्टिव है, वो इंतजार कर रही है कि सेटल हो रही है, एक तो नई है सारी, और दूसरा वो इंतजार कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, मीडिया सपोर्ट नहीं है, जुडिशल सपोर्ट नहीं है। और इस सूरत हाल में दुनिया की बेहतरीन फौज भी हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती उन थ्रेट्स को कि जो पूरे खित्ते से बात की तरफ आ रहे हैं। जिस तरह